उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आज आप सक्षम हो जाएंगे कि समास की पहचान कैसे करेंगे। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे समास, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसे आप बहुत सहजता से याद रख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले समास क्या होता है, उसके बाद समास के प्रकार समझेंगे, समास और संधि में क्या अंतर है उसे भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। समास, विद्यार्थी लिखा है समास। आप संक्षेप नाम जरूर सुने होंगे। संक्षेप नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, चलिए कोई बात नहीं। सार नाम सुने हैं? जरूर सुने होंगे। सार या संक्षेप की बहुत बड़ी बात को छोटी सी बात में उसी रूप में समझा दिया जाए, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातों को या बहुत बड़ी कहानी को छोटा करके कहा जाए तो वही संक्षेप या सार कहलाता है। ये आपको मालूम है। तो 100 से सार, 100 से संक्षेप और 100 से समास। समास क्या होता है? जैसे घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, एक बहुत बड़ा शब्द हो रहा है ना, घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इतने बड़े शब्द को अगर हम छोटा में कहेंगे घोड़ा गाड़ी, तो यही क्या है? समास है। यानी अब जैसे महान आत्मा अलग अलग है, इससे बेहतर क्या है? आप कह दीजिए महात्मा। यानी बड़े शब्दों को छोटा करके कहा जाए वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ये अब देख लो समास की परिभाषा, यानी ये संक्षेप से ही समास बना है। ठीक है, जब दो शब्दों को पास पास लाकर एक शब्द बनाया जाता है तो इनके बीच के कई शब्द का लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाता है या उच्चारण में उनका जगह नहीं आता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। अब बोल सकते हो दो संबद्ध पदों को पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, आप समास समझ गए होंगे। आगे देखिए, समास विग्रह क्या होता है? एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समास विग्रह क्या है। ठीक है, इसे आप हल्का में लेने का प्रयास नहीं करेंगे समास विग्रह को। ठीक है, अगर आप ये नए नए पढ़ रहे हैं तो इसे आप हल्का में नहीं लेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लिए तो अलग बात है। विग्रह का अर्थ है अलग करना। क्या होता है विग्रह? देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे? विग्रह, ठीक है, तो वियोग आप पढ़े होंगे, वियोग में मतलब ही अलग अलग होता है। वियोजन अभी की आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें भी तोड़ना होता है। तो यहाँ विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। इन विग्रह का अर्थ है अलग, जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए चिड़ी मार, ठीक है, तो ये समास युक्त शब्द है, लेकिन समास विग्रह क्या हो जाएगा? चिड़िया को मारने वाला। मतलब जो समास है उसको क्या कर देना? तोड़ देना। जैसे देश निकाला, देश से निकाला जाना, नहीं, जो देश से निकाल दिया गया है जिसे। भूख मारा, भूख से मारा, यानी कि ये भूख मारा क्या हो गया? समास युक्त शब्द हो गया। भूख से मारा क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। यानी समास के शब्दों को तोड़ना ही क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं समास के भेद पर। ये समास के भेद कितने होते हैं? विद्यार्थी आपको ज्ञात है कि समास के 6 भेद हैं। कितने भेद है जी? 6 भेद है, समास के 6 भेद है। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले द्विगु समास। आपको मालूम है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची है उसे पूरा समास या समूह समाहार का बोध करा है, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए इसकी याद कैसे, आपने तो पढ़ ही लिया है, लेकिन याद कैसे करना है द्विगु को? अब द्विगु ऐसे मान लो लिखते हो, ऐसे द्विगु लिखोगे तो देखना द्विगु, ग से याद रखना गिनती। ग से क्या याद रखना? गिनती। गिनती क्या होता है? 1 2 3 4, यही होता है ना जी गिनती। तो इस समास में क्या होता है? द्विगु ग से गिनती। इस समास का जो पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। तो द्विगु समास का पहला संख्या क्या हो जाता है, या पहला शब्द क्या क्या हो जाता है, या पहला वर्ण क्या होता है? तो संख्यावाचक होता है। जैसे दो राह, दो आ रहा है, दो राहों का समाहार, जहाँ दो राह एक साथ मिलता है तो दो राह कहा जाता है। अठवारा, 8 वारों का समाहार मैंने मिलना, या 8 आ रहा है, या सप्त आ रहा है, या पंच आ रहा है। तो द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। याद कैसे रखना है? द्विगु, ग से गिनती, पहला शब्द गिनती का होगा। ये आप समझ गए। आगे देखिए,
द्वंद्व समास, आप द्वंद्व ऐसे, द्वंद्व समास इस प्रकार से आप लिखते हैं। यहाँ भी सेम अक्षर होता है और यहाँ भी सेम अक्षर होता है, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास में यहाँ भी सेम अक्षर है और यहाँ भी सेम अक्षर है, सेम सेम है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, या बोल सकते हो कि द्वंद्व समास में जो शब्द आता है दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, यानी दोनों साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे माता पिता, जितना माता का वैल्यू इतना कितना किसका वैल्यू है, पिता का वैल्यू है। तो जिस समास का दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वैसे समास को हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास याद कैसे करोगे, तो इसका दोनों या पहला अक्षर और दूसरा अक्षर दोनों क्या होता है, सेम सेम होता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे राजा रानी, आचार विचार, दाल चावल, ठीक है। अगला देखेंगे आप, तत्पुरुष। तत्पुरुष ऐसे लिखा है, तत्पुरुष। यहाँ आप देखिएगा तत् और पुरुष हम बोलते हैं, तो पुरुष ज़्यादा मजबूत है, पुरुष अब ज़्यादा मजबूत होता ही है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो अंतिम शब्द होगा वो पहले शब्द की अपेक्षा क्या होगा, मजबूत होगा, यही आप समझिएगा। यहाँ क्या है कि जहाँ पूर्व पद विशेषण का कार्य करता हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर का मतलब बाद वाला होता है, बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या होना चाहिए, समान। जैसे तत्पुरुष, तो पुरुष क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे राजसभा, राजा से मतलब नहीं है, सभा से मतलब, यहाँ सभा मजबूत है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राजसभा, ठीक है। और बहुत सारा इसमें शरणागत, शरण में आया हुआ, शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, शरण में, शरण से मतलब नहीं है, जो आया है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष। देशभक्ति, देश इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्ति इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो पहला पद क्या होता है जी, पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। धर्म विमुख, धर्म से हटना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये तत्पुरुष समास है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्रमधारय, ठीक है। क्रम, जिस समास का दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। या बोल सकते हो कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द का विशेषण बताया जाता है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये महान, भला, चंद्रमा, कमल, ये सब क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। याद रखिए, कर्मधारय में कर्म में मतलब काम, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप याद रख कर इसे आप बना सकते हैं, या ये तो मैं, हाँ, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी तरह याद होना चाहिए। कर्मधारय में क्या होगा कि पहला शब्द जो है वो क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। जैसे महान, भला, चंद्रमा, कमल। जैसे चरण कमल, जिसका चरण किसके जैसा हो, कमल के जैसा हो। चंद्रमुख, जिसका मुख किसके जैसा हो, चंद्रमा के जैसा हो। भल मानस, अच्छा आदमी। इस प्रकार से आप कर्मधारय याद कर पाएंगे। बहुव्रीहि, जब दो शब्द समास युक्त होकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। देखिए, यहाँ बहुव्रीहि का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जिसे जो शब्द में लिखा है वो अर्थ नहीं होता है बल्कि तीसरे का बोध हो जाता है। ज़रा देखिए कैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कमल नयन, नयन, कमल नयन, जिसका नेत्र किसके जैसा हो, कमल के जैसा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कमल नयन। ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब आपको क्रमधारय समझाएंगे, चलिए पहले आपको और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा समझ लीजिए, तब ये और स्पष्ट हो जाए संभवतः। देखिए, यहाँ हम बोलेंगे चतुर्भुज, या बोलेंगे चतुर्भुज, चार भुजा वाला। क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चार भुजा वाला। तो आप यहाँ बोलिएगा कि सर ये तो द्विगु समास है, लेकिन जब ये संख्यावाचक, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चार भुजा वाला।
अब बोलेंगे कि संख्यावाचक है तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन जब इस चतुर्भुज का अर्थ क्या हो जाए, विष्णु हो जाए, विष्णु की 4 हाथ होती है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। जैसे यहाँ पे एक और शब्द मैं लिख रहा हूँ, त्रिलोचन। क्या लिख रहा हूँ, त्रिलोचन। आप बोलेंगे त्रि संख्यावाचक है तो द्विगु होगा, तो आप द्विगु कह सकते हैं, लेकिन जब इसका अर्थ क्या हो जाए, शिव हो जाए, क्या हो जाए, शिव, तब इसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। इसका हम अंतर आपको बताएंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है, कैसे दोनों को आप समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्रमधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कभी कभी आदमी बहुत बड़ा मिस्टेक कर देता है और समझ में नहीं आता कि क्रमधारय कौन है, बहुब्रीहि क्या है। लिखा है क्या, क्रमधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे का विशेषण बताता है। जैसे यहाँ देखिए, पीताम्बर, पीला अंबर क्रमधारय है, लेकिन पीले अंबर वाला, जब पीले अंबर वाला शब्द आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। कमल नयन, कमल जैसा नेत्र, तब क्रमधारय। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष का बात हो जाएगा, कमल नयन, कमल जैसा आँख वाला, तब उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में थोड़ा सा उलझन हो जाता है, फिर भी प्रैक्टिस करके और भी बहुत सारे प्रश्न बनाकर इसे हम लोग इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। आगे देखिए, द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुब्रीहि समास में पहले पद कई संख्यावाचक होते हैं, लेकिन ये पद दूसरे पद से लेकर तीसरे पद की विशेषण की ओर संकेत करता है। वही है, मतलब चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह जब होगा तो द्विगु बोलेंगे, और जब चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। जब विष्णु का ही संबंध आ जाएगा तब त्रिलोचन, त्रिलोचनों का संबंध तो आपका ये हो जाएगा, क्रमधारय हो जाएगा। और ये त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संख्या की जब बोध हो जाएगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, द्विगु बोलेंगे। ठीक है, एक साथ एग्जाम में ये नहीं देता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरा एक और समाज समझ लेते हैं हम लोग। अब अव्ययी भाव समास नहीं समझे हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद एक और बात समझेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है जो नष्ट ना हो, जो ये खत्म ना हो। अव्ययी भाव समास अर्थ अव्यय हो जाना। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय की तरह कार्य करता हो, अव्ययी समास बोलते हैं जिसे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ यथासंभव, ठीक है, ये अव्यय है। ठीक है, तो ये हम ये क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ, आजीवन, आजीवन, तो ये अव्यय है तो क्या हो जाएगा, यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक और, हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो ये कौन समास हो जाएगा जी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे। एक और आप देखिए, ध्वनि और समास, 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, याद रखना, 5 मार्क्स का। हो सके तो आप इसे नोट कर लो। संधि और समास में अंतर, इतना ही अगर आप लिख दोगे तो 5 मार्क्स आ जाएगा। संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है, दोनों शब्द एक हो जाते हैं। समास दो शब्दों को पास पास लगाकर एक सार्थक शब्द बनाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, गज जोर आनन, यहाँ पर एक ध्वनि है अ और यहाँ पर एक ध्वनि है आ, दोनों मिलकर क्या हो गया, आ बन गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, गजानन। लिखा गया कि ध्वनि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है। सॉरी, ध्वनि में बोल रहा हूँ लेकिन संधि लिखा है, सॉरी। संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं। लेकिन समास में दो पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बना दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, गजानन, गज जैसे मुख वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, समास है ये। हिम जोड़ा लेते हैं, आ प्लस आ जोड़ कर क्या बने, संधि बना। तो याद रखेंगे कि संधि में क्या होता है, दो ध्वनियों के बीच में मेल होता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं है। संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है, इसमें लोप नहीं होता है यहाँ। ठीक है, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, तो माता और पिता आप लिखोगे तो और क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम की खूब खूब सारी शुभकामनाएं।